आज हम भारत व विश्व के चर्चित व्यक्ति के भाग 4 पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसमें हम कुछ ऐसे व्यक्तियों पर चर्चा करेंगे जो कि पिछले 6-8 महीने या साल भर में काफ़ी चर्चा में रहे हैं, भारत हो चाहे विश्व में। तो आइए आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पृथ्वीराज सिंह। पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय समूह के मानद चेयरमैन थे। होटल एक इंडस्ट्री में ओबेरॉय एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उसके समूह के मानद चेयरमैन थे पृथ्वीराज सिंह, और भारत सहित कई देशों के लग्जरी होटलों के संस्थापक थे। यानी इनके होटलों की ब्रांचेज विदेशों में भी है। तो भारत और विश्व के कई देशों के जो ओबेरॉय ग्रुप के होटल्स हैं, जो लग्जरी होटल श्रेणी में आते हैं, 5 स्टार होटल श्रेणी में आते हैं, उसके ये संस्थापक थे। और इनका 14 नवंबर 2023 को निधन हो गया। अतः ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने ओबेरॉय ग्रुप का पौधा लगाया, वो हमें छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन अपना नाम पूरी दुनिया में बताकर गए हैं, क्योंकि जब भी होटल इंडस्ट्री की बात होगी, पृथ्वीराज सिंह का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाएगा। इन्हें पद्म विभूषण 2008 से भी सम्मानित किया गया था। पद्म पुरस्कार हमारे भारत में दिए जाते हैं, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण है। अतः इन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण से 2008 में सम्मानित किया गया था। तो पृथ्वीराज सिंह जी का निधन हो गया है। ओबेरॉय समूह के संस्थापक थे और अभी चर्चा में है। आगे बढ़े तो अगले व्यक्ति हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल को मिठाई और नमकीन की प्रतिष्ठित चेन बीकानेर वाला के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष या भारत के बाहर भी बीकानेर वाला की कई सारे स्टोर्स हैं जो विशेषकर मिठाई और नमकीन के लिए जाने जाते हैं, और केदारनाथ अग्रवाल उसके संस्थापक थे बीकानेर वाला के। और 13 नवंबर 2023 को इनका निधन हो गया। देश विदेश में 60 से अधिक दुकानें इस समूह की हैं। यानी केवल इनकी दुकानें भारत में ही नहीं है, विदेशों में भी इनके स्टोर्स हैं। अतः लगभग 60 से भी अधिक स्टोर इनके हमारे भारत और विदेश में है। अतः ऐसी महान शख्सियत केदारनाथ अग्रवाल, जिन्होंने मिठाई और नमकीन की बीकानेर वाला के संस्थापक, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आगे बढ़े तो अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी दिसंबर 2023 में तीसरे कार्यकाल हेतु मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। अतः मिस्र के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? उनका नाम अब्देल फतेह अल सीसी है। ये तीसरे कार्यकाल के लिए मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं और इनका जो तीसरा कार्यकाल है वो अप्रैल 2024 से इनका तीसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ है। ये वर्ष 2014 से ही मिस्र के राष्ट्रपति पद पर हैं और राष्ट्रपति का कार्यकाल 2019 से 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। यानी मिस्र में एक बदलाव हुआ है। पहले यहां राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल था और 2019 से उसे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है, और अब जो नए राष्ट्रपति बने हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए रहेगा। मिस्र के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब्देल फतेह अल सीसी। इनका तीसरा कार्यकाल अप्रैल 2024 में शुरू हो गया है। आगे बढ़े तो एक महिला के ऊपर बात करते हैं। उनका नाम नीना सिंह है। नीना सिंह दिसंबर 2023 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की महानिदेशक बनी है। अतः CISF, जिसका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की वर्तमान महानिदेशक कौन है? उनका नाम नीना सिंह है। नीना सिंह भारतीय पुलिस सेवा की 1989 बैच की राजस्थान कैडर की अधिकारी हैं। अतः ये IPS बनी थी 1989 में भारतीय पुलिस सेवा की, और राजस्थान कैडर की ये अधिकारी रही हैं। और अब इन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जिसके कारण नीना सिंह सुर्खियों में है। आगे बात करें, एक नाम महमूद को कौन नहीं जानता, लेकिन जूनियर महमूद भी काफी लोकप्रिय थे।
जूनियर महमूद के बारे में आप चर्चा करने जा रहे हैं। ये प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता थे। जूनियर महमूद पुरानी अगर फिल्में हों और जूनियर महमूद नहीं हो तो उन फिल्मों का मजा ही नहीं था। बहुत ही जबरदस्त इनके रोल हुआ करते थे, कॉमेडियन थे। इन्हें महमूद ने ही जूनियर महमूद का नाम दिया था, अतः इनका जो मूल नाम था वो नईम सैयद था, लेकिन इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर महमूद के नाम से जाना जाता है। 8 दिसंबर 2023 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अतः अब जूनियर महमूद नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। इनकी कुछ फेमस फिल्में थी जिनमें इन्होंने बहुत ही बेहतरीन किरदार निभाया था। एक फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी, अतः हाथी मेरे साथी। एक पिक्चर का नाम है कटी पतंग, एक पिक्चर का नाम है कारवां, और भी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया था और अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी थी। ऐसे महान अभिनेता, चरित्र अभिनेता, कॉमेडियन जूनियर महमूद अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनका मूल नाम नईम सैयद था, लेकिन उन्हें महमूद ने, जो कि बहुत ही जबरदस्त कलाकार थे, उन्होंने इन्हें जूनियर महमूद की उपाधि से सम्मानित किया था। आगे बढ़े तो नीतीश कुमार, इन्हें आप जानते हैं, ये जनता दल यूके नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एक ट्विस्ट बिहार की राजनीति में आया जब 28 जनवरी 2024 को भाजपा से गठबंधन इन्होंने कर लिया। नीतीश कुमार ने पहले कहा था कि मैं भाजपा में कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर इन्होंने भाजपा से गठबंधन कर लिया और रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अतः ये 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, जिनका नाम नीतीश कुमार है। और अब जो बिहार में सरकार है वो भाजपा गठबंधन की सरकार है, तो ये चर्चा में है। आगे बढ़े, शेख हसीना वाजेद। शेख हसीना वाजेद 11 जनवरी 2024 को पांचवी बार लगातार चौथे कार्यकाल के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। अतः बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना वाजेद, जो 11 जनवरी 2024 को 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। लगातार इनका ये चौथा कार्यकाल है और इनकी जो पार्टी है उस पार्टी का नाम अवामी लीग है। अतः अवामी लीग पार्टी से ये जीती हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री, यानी इनके फादर, जिन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, और शेख मुजीबुर रहमान की ये पुत्री हैं। अतः राष्ट्रपिता बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान की छोटी पुत्री हैं, सबसे छोटी पुत्री उनके। तो इनके वालिद भी काफी चर्चित व्यक्ति थे। पहली बार वर्ष 1996 में ये प्रधानमंत्री बनी थी। अभी ये 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है, लेकिन पहली बार ये 1996 में प्रधानमंत्री बनी थी बांग्लादेश की। अभी ये लगातार चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनी है और वर्ष 2009 से लगातार ये इस पद पर हैं, यानी 2009 से कंटिन्यू बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन रही हैं। अतः बांग्लादेश के लोगों में इनकी काफी डिमांड है, ये काफी लोकप्रिय हैं और फिर इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया है। चर्चा में है शेख हसीना वाजेद। अगले व्यक्ति की तरफ जाएं तो उनका नाम है इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। हमारे 26 जनवरी 2024 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के ये मुख्य अतिथि थे। हमारे भारत में एक परंपरा है कि जब गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को, तो किसी भी देश से हम लोग मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें आमंत्रित करते हैं। तो अब की बार 26 जनवरी 2024 को हमारे भारत का जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसमें अब की बार मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। ये एक दिन पहले जयपुर पधारे और जयपुर में इन्होंने एक रोड शो प्रधानमंत्री जी के साथ किया और फिर 25 जनवरी को जयपुर पधारे थे और 26 जनवरी को फिर ये गणतंत्र दिवस में उपस्थित हुए मुख्य अतिथि के रूप में, जिसके कारण ये चर्चा में रहे। ये फ्रांस के 6वें राष्ट्रपति हैं जो मुख्य अतिथि बने हैं। इनसे पहले 5 ऐसे राष्ट्रपति और रहे हैं जो हमारे भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बन चुके हैं। ये 6वें राष्ट्रपति हैं फ्रांस के जो हमारे मुख्य अतिथि बने हैं।
वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये जब भारत दौरे पर आए तो दोनों देशों के जो राजनयिक हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, उनके बीच में कई सारी बातें हुई। कई उनके जो पदाधिकारी थे उनके मध्य आपस में कई डिसीजन लिए गए और एक डिसीजन आया कि वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो ये दोनों देशों के आपसी सहयोग की बात है कि दोनों देश मिलकर हर तरीके से प्रगति करने की प्रयास कर रहे हैं। अतः भारत के अब की बार 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि 26 जनवरी 2024 को कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जो चर्चा का केंद्र बने रहे। अगले हैं उस्ताद राशिद खान। उस्ताद राशिद खान साहब का 9 जनवरी 2024 को निधन हो गया। ये रामपुर सहसवान घराने के शास्त्रीय संगीतकार थे। हमारे भारत में शास्त्रीय गायन के अलग अलग घराने हैं, उनमें एक घराना है रामपुर सहसवान घराना, और इस घराने के व्यक्ति थे उस्ताद राशिद खान, जिनकी 9 जनवरी 2024 को जिनका निधन हो गया है। इन्हें पद्मश्री 2006 से सम्मानित किया गया था। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण है वह पद्मश्री है, अतः इन्हें 2006 में पद्मश्री मिला था। और इन्हें पद्म भूषण, जो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण है, उससे 2022 से सम्मानित किया गया था। अतः शास्त्रीय संगीत के रामपुर सहसवान घराने के प्रसिद्ध गायक उस्ताद राशिद खान साहब का निधन हो गया है। अगले व्यक्ति हैं प्रभा अत्रे। 13 जनवरी 2024 को प्रभा अत्रे का निधन हो गया। किराना घराने की प्रसिद्ध गायिका थी। हमारे भारत में गायन के कई घराने हैं, उनमें से एक घराना है किराना घराना, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन शैली का घराना है। और प्रभा अत्रे का संबंध किराने घराने से रहा था। ये ठुमरी भी गाती थीं, दादरा भी गाती थीं, गजल भी गाती थीं, गीत भी गाती थीं, नाट्य संगीत भी गाती थीं, और भजन गायन में इन्हें महारत हासिल थी। यानी इतनी टैलेंटेड थी प्रभा अत्रे। ठुमरी, दादरा, गजल, गीत, नाट्य संगीत, भजन गायन की ये बहुत प्रसिद्ध गायिका थी। शास्त्रीय गायन शैली की गायिका थी। किराना घराने से संबंधित थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। इन्हें पद्मश्री 1990 से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण है। इन्हें वर्ष 1990 में मिला था। और इन्हें पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण है, वह 2002 से इन्हें सम्मानित किया गया था। अतः ऐसी महान किराने घराने की गायिका प्रभा अत्रे अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर समीर शाह। डॉक्टर समीर शाह भारतीय मूल के हैं और 4 मार्च 2024 को बीबीसी के नए चेयरमैन का कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है। बीबीसी एक बहुत ही फेमस न्यूज से रिलेटेड, समाचार से संबंधित एक बहुत बड़ी संस्था है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग के नाम से जानी जाती है। उसके नए चेयरमैन डॉक्टर समीर शाह बने हैं, जो भारतीय मूल के हैं। बीबीसी के जो चेयरमैन हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, अतः इनका कार्यकाल 4 वर्ष का रहने वाला है। इस पद को संभालने वाले भारतीय मूल के ये पहले व्यक्ति हैं। आज तक कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति इस चेयरमैन पद पर नहीं पहुंचा है, लेकिन अब पहुंचे हैं बीबीसी के नए चेयरमैन डॉक्टर समीर शाह, जो भारतीय मूल के हैं। वर्ष 2019 में ब्रिटेन की महारानी द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया था। अतः ब्रिटिश की महारानी ने इन्हें एक सम्मान दिया था, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और अब इन्हें बीबीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। डॉक्टर समीर शाह, जो भारतीय मूल के हैं, बीबीसी के चेयरमैन बनने के कारण चर्चा में आए हैं। अगले हैं अजय माणिक राव खानविलकर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फरवरी 2024 में लोकपाल का अध्यक्ष ये बने हैं। आप जानते हैं हमारे भारत में लोकपाल का गठन किया गया है और अब लोकपाल के अध्यक्ष बने हैं फरवरी 2024 में अजय माणिक राव खानविलकर।
ये लोकपाल का गठन क्यों किया गया है? भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाला ये सर्वोच्च निकाय है लोकपाल, यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस लोकपाल का गठन किया गया है। देश के प्रथम लोकपाल कौन थे? देश के प्रथम लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष, जो मई 2022 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। जब मई 2022 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो ये पद रिक्त हो गया और पिनाकी चंद्र घोष जो पहले लोकपाल हमारे भारत के, उसके बाद में एक कार्यवाहक लोकपाल की नियुक्ति की गई। इसका कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया जो प्रदीप कुमार मोहंती को मई 2022 से बनाया गया और अब फुल फ्लैश अब बनाया गया है। फुल फ्लैश इसके जो नए लोकपाल बने हैं वो अजय माणिक राव खानविलकर हैं। लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अतः इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा 8 अन्य सदस्य होते हैं, यानी एक तो अध्यक्ष होता है और 8 अन्य सदस्य इस लोकपाल में होते हैं। भ्रष्टाचार पर निगरानी करने के लिए लोकपाल का गठन भारत में किया गया है और अब इसके नए लोकपाल बने हैं जिनका नाम अजय माणिक राव खानविलकर हैं, जिनकी पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल थे। उसके बाद कार्यवाहक इसका अध्यक्ष प्रदीप कुमार मोहंती को बनाया गया और अब इसके फुल फ्लैश लोकपाल बना दिए गए हैं अजय माणिक राव खानविलकर। अब अगले व्यक्ति हैं फली सैम नरीमन। ये प्रख्यात विधि विशेषज्ञ थे, यानी ये कानून से रिलेटेड व्यक्ति थे। 21 फरवरी 2024 को फली सैम नरीमन का निधन हो गया। इन्हें भारतीय न्यायपालिका का भीष्म पितामह कहा जाता है। इन्होंने भारतीय न्यायपालिका में बहुत सुधार किए और बहुत ही अच्छा इनका कार्यकाल रहा, जिसके कारण इन्हें भारतीय न्यायपालिका का भीष्म पितामह की उपाधि दी गई है। इन्हें पद्म भूषण 1991 से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण है जो इन्हें 1991 में मिला था। इन्हें पद्म विभूषण 2007 से सम्मानित किया गया, अतः इन्हें पद्म विभूषण 2007 से जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण है उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ये 2 दशक तक बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे, अतः बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष पद रहना ये अपने आप में एक बड़ी सम्मान की बात होती है। तो ये 2 दशक तक, ध्यान देना, 2 दशक तक बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे थे। वर्ष 1999 में राज्यसभा का सदस्य उन्हें मनोनीत किया गया था, अतः राज्यसभा की सदस्यता भी उन्हें प्रदान की गई थी। उसके मनोनीत सदस्य थे 1999 में। और इन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी। इनकी पुस्तकों के नाम है बिफोर मेमोरी फैड्स, ये इनकी आत्मकथा थी। एक किताब इन्होंने लिखी गॉड सेव द सुप्रीम कोर्ट, ये एक किताब के इसके भी लेखक थे। इनकी एक तीसरी किताब थी द स्टेट ऑफ द नेशन, अतः द स्टेट ऑफ द नेशन के लेखक भी फली सैम नरीमन थे। और इंडियाज लीगल सिस्टम कैन इट बी सेव्ड, अतः इस किताब के लेखक भी ये थे। तो इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे फली सैम नरीमन, जिनका 21 फरवरी 2024 को निधन हो गया, जिन्हें भारतीय न्यायपालिका का भीष्म पितामह की उपाधि दी गई है। तो देखा आपने कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति की चर्चा आपने की। आइए अगले व्यक्ति की तरफ रुख करते हैं। नाम है आलोक कुमार। फरवरी 2024 में विश्व हिंदू परिषद के ये अध्यक्ष बने हैं। विश्व हिंदू परिषद हमारे भारत में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसका अध्यक्ष बनना अपने आप में एक उपलब्धि है। तो फरवरी 2024 में उसके अध्यक्ष आलोक कुमार बने हैं। इन्होंने डॉक्टर RN सिंह का स्थान ग्रहण किया है, यानी इनसे पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम है डॉक्टर RN सिंह और इनका कार्यकाल 3 साल का रहने वाला है। आलोक कुमार 3 वर्ष तक विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पद पर रहेंगे, जिसके कारण ये सुर्खियों में आए हैं। अगले व्यक्ति हैं दत्ताजी राव गायकवाड़। दत्ताजी राव गायकवाड़ भारत के सर्वाधिक उम्र के टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी थे, यानी अब जो क्रिकेटर थे उनमें ये सर्वाधिक उम्र के टेस्ट क्रिकेटर थे।
जिनका 13 फरवरी 2024 को निधन हो गया। यानी जितने भी हमारे भारत में टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी रहे हैं, ये उनमें सबसे उम्र दराज थे वर्तमान में, जो अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। 1952 से 61 के दौरान 11 टेस्ट मैच इन्होंने भारत के लिए खेले थे। यानी 1952 में, यानी बहुत ही पुरानी बात है, तब इन्होंने 11 टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1959 में इंग्लैंड के दौरे पर ये भारतीय टीम के कप्तान भी रहे थे। अतः इन्होंने भारत की कप्तानी, इंग्लैंड का जब दौरा हुआ भारत का 1959 में, तो ये भारतीय टीम के कैप्टन भी रहे। तो ऐसी महान विभूति हमें छोड़कर चली गई है। इनके पुत्र भी इंडियन टीम के कोच भी रहे और खिलाड़ी भी रहे, अंशुमन गायकवाड़। अतः इनके बेटे भी हमारे भारतीय टीम से खेल चुके हैं और भारतीय टीम के कोच भी रह चुके हैं। अगले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैन मुनि आचार्य विद्यासागर। बड़ा चर्चा का प्रश्न है। जैन धर्म के वर्तमान समय में वर्धमान कहे जाने वाले संत, यानी इन्हें वर्धमान की उपाधि दी गई थी। जो जितने भी अभी संत थे उनमें इनको इतना नाम दिया गया था। क्यों दिया गया था? 18 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के डोगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ पर संलेखना कर देह त्याग दी। आप जानते हैं इतने महान संत जिन्हें वर्धमान की उपाधि दी गई थी वर्तमान संतों में, जैन मुनियों में, और इन्होंने छत्तीसगढ़ के डोगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ पर संलेखना कर देह त्याग दी। जैन धर्म में संलेखना एक पद्धति होती है जिसके माध्यम से अपनी देह का त्याग किया जाता है। संलेखना जैन धर्म में एक प्रथा है जिसमें देह त्यागने के लिए स्वेच्छा से अन्न जल का त्याग कर दिया जाता है। अन्न जल का त्याग कर देते हैं और धीरे धीरे शरीर क्षीण हो जाता है और देह त्याग दी जाती है। तो अभी चर्चा में आए जैन मुनि आचार्य विद्यासागर, जिन्होंने संलेखना के द्वारा अपनी देह को त्याग दिया। उनके देह त्याग पर मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में आधे दिन का राजकीय शोक रहा। कितना महत्व है ऐसे जैन संत का कि जिनके देह त्यागने पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आधे दिन का राजकीय शोक राज्य सरकारों के द्वारा किया गया। तो चर्चा में थे जैन मुनि आचार्य विद्यासागर, अपनी देह त्यागने के कारण संलेखना पद्धति से, जिन्हें आधुनिक समय में वर्धमान की उपाधि दी गई थी। अगले एक व्यक्ति हैं, इनको बहुत लोग जानते हैं, पुराने लोग तो खूब जानते हैं। अमीन साइनी को कौन नहीं जानता। रेडियो कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे। आपने अगर रेडियो सुना हो, पहले एक बिनाका नाम की संगीत माला आती थी, उस में जो गाने आया करते थे और उन गानों को लोग सुनकर बड़ा अपना मनोरंजन करते थे और अमीन साइनी की आवाज होती थी और लोगों को वो आवाज बहुत भाती थी। अतः ऐसे रेडियो कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अमीन साइनी 21 फरवरी 2024 को इस दुनिया से विदा ले गए हैं। अपनी आवाज के जादू से बिनाका गीत माला कार्यक्रम से विशेष ख्याति उन्होंने प्राप्त की थी। 1952 से शुरू हुए इस कार्यक्रम को 4 दशक तक उन्होंने प्रस्तुत किया था। यानी 1952 में ये बिनाका शुरू हुई थी और 4 दशक तक अमीन साइनी की आवाज लोगों के दिलों में बैठ गई थी और उन्हें पद्मश्री 2009, जो भारत का चौथा सर्वोच्च अलंकरण है, नागरिक अलंकरण, उससे भी सम्मानित किया गया था। अतः अमीन साइनी रेडियो कार्यक्रम बिनाका के बहुत प्रसिद्ध एंकर थे। वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। 21 फरवरी 2024 को उनका निधन हो गया है। एक और महान व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहे। इनकी गजलों ने लोगों का बहुत ही मनोरंजन किया, लोगों को अपने संगीत से इन्होंने आकर्षित किया। नाम था पंकज उधास। पंकज उधास जाने माने गजल गायक थे। कहाँ बात होती है गजल जगजीत सिंह जी की बात होती है और बड़े बड़े हमारे कई गजल गायक हुए हैं, लेकिन पंकज उधास का नाम भी गजल गायन के क्षेत्र में एक अग्रणी रूप से देखा जाता है। 26 फरवरी 2024 को इस दुनिया से विदा ले गए और इनकी प्रसिद्ध गजलें हैं चिट्ठी आई है, जो कि लोग जो विदेश में रहते हैं उनको ये गाना एक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ना कजरे की धार, ये इनकी गजल भी बड़ी फेमस रही है। चांदी जैसा रंग है तेरा, ये इनकी गजल बड़ी फेमस रही है। अतः ऐसी गजलों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे पंकज उधास, और उनकी गजल गायन की एक विशेष शैली ने उनको पूरी दुनिया में एक अपना सम्मान दिलाया था। 26 फरवरी 2024 को इस दुनिया से विदा ले गए हैं।
हिंदी फिल्मों में भी पार्श्व गायन इन्होंने किया था, यानी हिंदी फिल्मों में भी कई सारे गाने इन्होंने गाए थे और इन्हें पद्मश्री 2006 से भी सम्मानित किया गया था। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण इन्हें 2006 में मिला था पद्मश्री। और पहला गजल इनका एल्बम था आहट, जो कि 1980 में आया था और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक से एक हिट गजलें इन्होंने गाई और भारतीयों के, करोड़ों भारतीयों के दिलों में आज भी पंकज उदास निवास करते हैं। तो ऐसी महान विभूति इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगले व्यक्ति हैं कैप्टिव किप्टन। कैप्टिव किप्टन मैराथन दौड़ के विश्व रिकॉर्डधारी। विश्व की सबसे बड़ी दौड़ होती है जो मैराथन दौड़ होती है, जिसकी लंबाई 26 मील 385 गज होती है, 42.195 किलोमीटर अगर हम किलोमीटर में देखें। अतः दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ मैराथन दौड़ होती है। अतः कैप्टिव किप्टन ये मैराथन दौड़ के खिलाड़ी रहे हैं। ये कीनिया के धावक, यानी ये कीनिया देश के धावक हैं और 11 फरवरी 2024 को इनका निधन हो गया। मात्र 24 साल की उम्र में ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 8 अक्टूबर 2023 को शिकागो मैराथन 2 घंटे व 35 सेकंड में पूरी कर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। अतः मैराथन दौड़ के विश्व रिकॉर्डधारी कैप्टिव किप्टन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 11 फरवरी 2024 को इनका निधन हो गया, जबकि इन्होंने मैराथन दौड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड 2023 में 8 अक्टूबर को 2 घंटे व 35 सेकंड में पूरी करके स्थापित किया था। अतः ऐसी महान विभूति इस दुनिया में नहीं रही। तो देखा आपने, आज आपने विश्व व भारत के चर्चित व्यक्तियों पर चर्चा की। अगली क्लास में हम नए व्यक्तियों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।